एमपीटेट ग्रेड 3 सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक या पोषण। तो सबसे पहली बात ये कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण दो ही प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषी पोषण या परपोषी पोषण, यानी कि या तो आत्मनिर्भर होंगे या तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर आप पोषण की बात करें तो पोषण दो प्रकार का हो जाएगा, एक स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉप्स और परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स। स्वपोषी का मतलब यह होगा कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो स्वपोषी कहलाएंगे, और जो दूसरों के भोजन पर निर्भर है यानी कि दूसरों द्वारा बनाए गए भोजन पर जो निर्भर है वो परपोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। तो इनके बारे में डिटेल में चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा टॉपिक दरअसल भोजन के घटक है कि भाई भोजन के घटक यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या उपयोग है, उनके बारे में जानना हमारा यहाँ पर उद्देश्य है। तो स्वपोषी का मतलब ये होगा कि भोजन खुद बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? आप सभी जानते हैं कि जो उत्पादक है यानी कि भोजन बनाने वाला जो है उत्पादक, वो कौन है? हरे पौधे हैं, यानी कि हरे पौधे ही भोजन बनाते हैं तो वो उत्पादक कहलाएंगे। और उसके बाद सभी उपभोक्ता कहलाएंगे। उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन है तो वो सभी उपभोक्ता ही। तो उत्पादक कौन है? पोषण का प्रथम स्तर ये कह सकते हैं कि वो हरे पौधे हैं। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते कौन? हरे पौधे। एक अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को भी जान लीजिए कि अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल, अभिक्रिया होती है क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में। क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज दरअसल भोजन है। ग्लूकोज भोजन है किसके लिए? पौधों के लिए। इस भोजन का निर्माण कर लिया पौधों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से। ऑक्सीजन क्या है? ये ऑक्सीजन प्रत्युत्पाद है। इस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रत्युत्पाद, यानी कि ये बनाना नहीं था। बनाना क्या था? ग्लूकोज, लेकिन ऑक्सीजन भी साथ में बन गई। मतलब जो चीज बनानी नहीं है लेकिन वो बन गई तो उसको उत्पाद नहीं कहते, उसको प्रत्युत्पाद कहते हैं। तो ऑक्सीजन प्रत्युत्पाद है जो कि वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो यह ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। यही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि पौधे जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, हमें प्राणवायु देते हैं यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? लेते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और वह ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अभी इस टॉपिक से बहुत ज्यादा संबंधित नहीं है, इसलिए एक संक्षिप्त चर्चा हमने की। हमारा जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप ये समझिए कि पोषक तत्वों का निर्माण किसने किया? मान लीजिए उत्पादक वर्ग ने किया, और उससे फिर उपभोक्ता ने उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया यानी कि भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, और फिर भोजन का पाचन हुआ, और पाचन के बाद उन पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। यानी कि मान लीजिए उत्पादक, इससे हमने क्या किया? भोजन ले लिया, भोजन का फिर क्या किया? पाचन हुआ, पाचन के बाद जो पोषक तत्व हमारे पास आए उन पोषक तत्वों का हमने क्या कर लिया? अवशोषण कर लिया, और फिर उनका उपयोग करते हैं। अवशोषण यानी कि पोषक तत्वों का अवशोषण, यदि मानव शरीर में बात की जाए तो पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इलियम पार्ट में यह अवशोषण सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पोषक तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बात कर लेते हैं। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो आप 4 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला ऊर्जा उत्पादक,
यानी कि जो पोषक तत्व तो आपको ऊर्जा देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। और मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उपापचयी नियंत्रक वो हैं विटामिन्स हैं, खनिज लवण है और जल। इसके अलावा आपके शरीर की वृद्धि के लिए, कोई भी संरचना के निर्माण के लिए यदि कोई पोषक तत्व रिस्पॉन्सिबल है तो वह है प्रोटीन। और आनुवांशिक पदार्थ भी आप कह सकते हैं, जो न्यूक्लियक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए है या फिर आरएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड से हमने पढ़ा है 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार से आप इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन एक और वर्गीकरण आप कर सकते हैं कि बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, आवश्यकता के आधार पर भी आप कह सकते हैं कि किसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और किसकी कम। तो जिसकी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है वो बृहद पोषक तत्व कहला जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये 3 जो पोषक तत्व हैं इनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बृहद पोषक तत्व और बाकी अन्य जो हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व, और सभी इनकी संख्या कितनी है 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो पहली चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का अनुपात होता है वो हमेशा 1:2:1 होता है, यानी कि CnH2nOl। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:2:1 होगा। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि यदि आपको कभी तुरंत ऊर्जा चाहिए, आप थक गए बहुत ज्यादा, कहीं आप दौड़ रहे हैं, एकदम से चक्कर आ गया आपको, तो कहते हैं उनका ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दो, या आप कभी दौड़ रहे हैं तो उनके ग्लूकोज का पानी पी लो। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट हमेशा क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देता है। 1 ग्राम ग्लूकोज में हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि भोजन की ऊर्जा का मात्रक हमेशा क्या होगा, कैलोरी होगा, ये नोट करने वाली बात है। उसके अलावा अगर हम जानना चाहें कि संरचना की दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट के टाइप कितने होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखिए अब नाम से समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए ग्लूकोज या कोई सरल शर्करा है और उसका एक ही अणु है तो हम उसे मोनोसैकेराइड कहेंगे, ठीक है। और अगर उसके 2 अणु हैं तो हम उसे डाइसैकेराइड कहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। अब इनके क्या क्या उदाहरण हैं, क्या क्या उनके यूज हैं, ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बात भी जान लेने लायक है कि कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। हालांकि वसा जो होता है, वसा में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें मिलती किस पदार्थ से है, किस पोषक तत्व से है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। और हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहला टाइप जो है मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड का मतलब ये होगा कि जो हमने पढ़ा CnH2n और ON, जो एक कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला अगर वो उसका एक ही अणु है तो हम उसे मोनोसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड घुलनशील होता है और स्वाद में वो मीठे होते हैं। कुछ मोनोसैकेराइड के उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है वो अंगूर और रक्त में जो पाया जाता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं, वो दरअसल ग्लूकोज ही होता है। और अगर हम बात करें फ्रक्टोज की, तो फलों में फ्रक्टोज होता है। शहद शक्कर की तुलना में अधिक मीठा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज ग्लूकोज की तुलना में अधिक मीठा होता है। न केवल ग्लूकोज की तुलना में बल्कि प्रकृति में जितनी भी प्रकार की शर्करा पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक मीठा जो होता है वो फ्रक्टोज ही होता है। ये फलों में या शहद में पाया जाता है। गन्ने में यानी कि शुगर केन में जो शर्करा होती है वो सुक्रोज है। उसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए में जो शुगर होती है, डीएनए में जो शुगर होती है वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। राइबोज का मतलब जिसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं, यानी कि पेंटोज।
ठीक है, तो DRC राइबोज शुगर होती है, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं अगर समझना हो, हमारे DNA वाली क्लास। और RNA में राइबोज शुगर होती है, RNA की भी एक क्लास डली हुई है, अगर आप चाहें तो उसको भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो राइबोज में 5 परमाणु होते हैं यानी कि पेंटोज, और राइबोज शुगर जो होती है वो RNA में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फ्रक्टोज प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठा शर्करा है। ठीक है, अब अगर हम कुछ कृत्रिम स्वीटर्स की बात करें कि कृत्रिम मिठास देने वाले कुछ पदार्थ आजकल मार्केट में आ गए हैं, आर्टिफिशियल स्वीटर्स जिन्हें हम कहेंगे, तो आर्टिफिशियल स्वीटर्स की अगर हम बात करें तो सबसे मीठा, देखिए अभी कुछ समय तक सबको पता था कि सबसे मीठा आर्टिफिशियल स्वीटर सैकरिन है, लेकिन अब वो पुरानी बात हो, किताबों में आज भी सैकरिन चल रहा है, लेकिन वो अब सब पुराना हो चुका है। सैकरिन से भी मीठी बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटर्स आ गए हैं। तो सबसे मीठा आज की डेट में अगर हम बात करें तो एडवांटेम है। एडवांटेम सर्वाधिक मीठा है और वो नॉर्मल शर्करा से 2000 गुना मीठा होता है। इसके अलावा अगर हम एस्पार्टेम की बात करें तो एस्पार्टेम 180 गुना, सैकरिन 300 गुना और सुक्रेलोज जो है वो 600 गुना मीठा होता है। तो यहाँ पर आप इन सब के नाम याद रखें क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं कि सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा कौन सी है, तो आज की डेट में एडवांटेम है। ठीक है, पहले एस्पार्टेम थी, फिर सैकरिन हुई, सुक्रेलोज हुई। ठीक है, आज की डेट में एडवांटेम है। और अगर प्राकृतिक रूप से पूछा जाए तो फ्रक्टोज है जो कि फलों में पाई जाती है या शहद में पाई जाती है। शहद इसलिए शर्करा यानी नॉर्मल शुगर जो शक्कर होती है ना, उससे अधिक मीठा होता है क्योंकि ग्लूकोज से अधिक मीठा फ्रक्टोज होता है, लेकिन नॉर्मल शक्कर में ग्लूकोज का पर क्या होता है, सुक्रोज होता है। क्यों? क्योंकि शक्कर किससे बनती है, गन्ने से। जो दूसरा टाइप है वो है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का मतलब समझ रहे, डाई का मतलब 2 है, अगर 2 मोनोसैकेराइड अणु आपस में जुड़ते हैं तो डाइसैकेराइड बनेगा। डाइसैकेराइड जो है वो घुलनशील होते और स्वाद में मीठे होते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड होते हैं। यहाँ पर हमने जो 3 मुख्य टाइप हैं, 3 मुख्य उदाहरण है डाइसैकेराइड के, उन्हें हमने लिखा है जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। हालांकि सुक्रोज हमने अपनी पिछली स्लाइड में चर्चा की थी कि वह गन्ने में पाया जाता है, तो वह मोनोसैकेराइड ना होकर डाइसैकेराइड है। वहां पर हमने इसलिए चर्चा की थी ताकि आप ये तुलना कर सकें कि क्यों आखिर गन्ने से बनने वाली शुगर से बहुत अधिक मीठा शहद क्यों होता है, यानी कि शहद जो है वो शक्कर से मीठा क्यों होता है। तो इसलिए हमने उस पिछली स्लाइड में इस बात की चर्चा की थी कि गन्ने में जो है वो सुक्रोज पाया जाता है और शहद में जो है वो फ्रक्टोज पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज बहुत अधिक मीठा होता है। तो यहाँ पर आप समझें कि माल्टोज जो कि बीजों में पाया जाता है, माल्टोज में ये जो मोनोसैकेराइड के 2 अणु हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि 2 ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। और अगर आप आगे बढ़ें तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा कहलाती है। दुग्ध शर्करा का मतलब ये है कि दूध में शर्करा जो पाई जाती है। कहीं कहीं कुछ लोग बोलने लगते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और आप आंसर कहते हैं कि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दूध में कोई अम्ल नहीं पाया जाता, दूध में कोई लैक्टिक एसिड नहीं होता है। दूध अगर सड़ जाए यानी कि उसका दही बन जाए तो लैक्टोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, यानी कि यदि दूध में लैक्टिक एसिड है तो वो दूध है ही नहीं, फिर तो वो दही। दूध अगर है तो उसमें शुगर होती है, वो भी कौन सी, लैक्टोज शुगर, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड है, जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 अणुओं से मिलकर बनी हुई है। गन्ने में क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा टाइप है डाइसैकेराइड, वो 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि मोनोसैकेराइड के 2 अणु जब मिलते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला तो माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला तो लैक्टोज, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला तो सुक्रोज बनेगा। ठीक है, तो तीसरा टाइप है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड नाम से समझ में आ रहा है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड यदि या बहुत सारे सैकेराइड यदि साथ में जुड़ेंगे तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण होगा। पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, जैसे पॉलीथीन, तो बहुत सारी एथीन अगर मिलेगी तो पॉलीथीन बन जाएगी, ऐसे पॉलीमर जैसे हम कहते हैं, ऐसे मतलब कई उदाहरण हैं। ऐसे पॉलीसैकेराइड अगर बहुत सारे सैकेराइड अगर मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करेंगे तो हम उसे पॉलीसैकेराइड कहेंगे।
तो पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अणु हैं। तो सबसे पहली बात, पॉलीसेकेराइड जटिल शर्करा है। दूसरी बात, यह अघुलनशील है और यह मीठा ना होकर स्वादहीन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 उदाहरण पढ़ेंगे, 5 पॉलीसेकेराइड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें से पहला सेलुलोज है, दूसरा स्टार्च है, तीसरा ग्लाइकोजन, चौथा हेपारिन और अंतिम है काइटिन। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं सेलुलोज की। तो ये सेलुलोज है क्या दरअसल, तो आपको पता है पॉलीसेकेराइड यानी कि जटिल शर्करा है। उसके बाद सेलुलोज के बारे में थोड़ा जाने, तो सेलुलोज के द्वारा ही सेल वॉल बनती है, यानी कि कोशिका भित्ति बनती है, किसकी, प्लांट्स की और एल्गी की। यानी कि शैवाल और पादप कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। इसलिए पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो जैविक पदार्थ है वो सेलुलोज ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम जमीन पर बात करें तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, और अगर हम समुद्र की बात करें तो बहुत सारे शैवाल हैं। तो शैवाल और प्लांट्स की सेल वॉल यदि सेलुलोज की बनी होगी तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जैविक पदार्थ सेलुलोज ही होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ अजैविक पदार्थ की बात नहीं हो रही, यहाँ जैविक पदार्थ की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर सेलुलोज होगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि सेलुलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं हो सकता, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं होता। अब केवल आप जानते हैं कि जानवर हैं, जैसे मवेशी हैं, घास खाने वाले हैं, घास खाते हैं, तो उनके अंदर जैसे जो शाकाहारी जानवर जिन्हें हम कहते हैं, जो शाकाहारी मवेशी होते हैं, उनके अंदर सेलुलोज को पाचन करने की क्षमता होती है, लेकिन हम उसका पाचन नहीं कर पाते। जैसे हमारा कच्ची घास खा लें तो वो पच नहीं पाएगी हमारे शरीर में। क्यों नहीं पच पाएगी? क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए कुछ जीवाणु रिस्पॉन्सिबल हैं, सहजीवी जीवाणु ये हम कहते हैं, क्योंकि वो सहजीवी जीवाणु जो है, सहजीवी क्यों कह रहा है अभी मैं बताता हूं। वो जो जीवाणु एक एंजाइम का स्राव करते हैं, यानी एंजाइम स्रावित करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेलुलेज। ये जो सेलुलेज एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेलुलोज का पाचन करके उसे ग्लूकोज में बदल देती है। अब ये एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? जीवाणुओं के द्वारा। तो ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, ये बात ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप समझें कि ये बड़ी आंत है और इससे आकर इधर से इस तरह से छोटी आंत जुड़ गई है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत का ये वाला जो पार्ट है वह सीकम कहलाता है, ये सीकम कहलाता है। सीकम के अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। अब चूंकि ये किसी भी शरीर में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य, उसके शरीर में या साथ में रह रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये सहजीवी जीवाणु है, साथ में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक दूसरे की मदद का मतलब यह है कि यह है जो जिस भी जानवर का शरीर है वो यहाँ पर उसको निवास स्थान प्रदान कर रहा है, रहने के लिए जगह प्रदान कर रहा है, जबकि ये जीवाणु सेलुलोज का पाचन करके उसे ग्लूकोज प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो जीवाणु है ये सेलुलेज एंजाइम स्रावित करते हैं और सेलुलोज का पाचन कर देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि सीकम की विकसित अवस्था केवल शाकाहारी जानवरों में पाई जाती है। मनुष्य में यह सीकम क्या हो गई है, सिकुड़ गई है, क्योंकि ये जीवाणु अब चले गए। अब यहाँ पर कोई जीवाणु नहीं, तो ये सीकम बिल्कुल सुकड़ के छोटी सी रह गई, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। यानी कि जो सीकम हमारे पूर्वजों में विकसित अवस्था में थी और सेलुलोज का पाचन कर सकती थी, वही हमारी वर्तमान अवस्था में सीकम ना होकर क्या हो गई है, अपेंडिक्स हो गई है, जो कि अब किसी काम की नहीं है, अवशेष अंग हो गई है। तो अवशेष अंग का मतलब आप जानते हैं, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में विकसित अवस्था में थे, कार्यशील अवस्था में थे, लेकिन वर्तमान में कार्यशील अवस्था में नहीं है, उनका होना ना होना उसका कोई महत्व नहीं। जैसे अपेंडिक्स नस जिसे बोलते हैं आप लोग, उसका होना ना होना कोई महत्व नहीं उसका, क्योंकि वह प्राचीन काल में हमारे अंदर सीकम थी जिसमें सेलुलोज का पाचन होता था। वर्तमान में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेलुलोज के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त। तो पॉलीसेकेराइड का अगला उदाहरण है स्टार्च या मंड। तो स्टार्च के बारे में ये बात जान लीजिए कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही संचित करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वे ग्लूकोज बनाते हैं और बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या हो जाते हैं, स्टार्च बन जाते हैं। तो स्टोर्ड जो वो करते हैं, संचित जो करते हैं, वो
स्टार्च के रूप में ही संचित करते हैं। और हम जब उसको पेड़ पौधे को खाते हैं तो हमें स्टार्च मिल जाता है, यानी कि आलू को खाते हैं, गेहूं को खाते हैं, अन्य चावल को खाते हैं तो हमें स्टार्च मिल जाता है। तो स्टार्च का जो हम पाचन की बात करते हैं तो स्टार्च का पाचन जो है वो हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख का मतलब क्या है? मुख में पाचन लार के माध्यम से होता है, ठीक है। तो लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन कहते हैं, जैसे उस टाइलिन के कारण स्टार्च जो है माल्टोज में बदल जाता है। हालांकि माल्टोज का और आगे चलकर पाचन होता है तो फाइनली वो ग्लूकोज में बदलता है, लेकिन हम शुरुआत की बात कर रहे हैं कि प्रारंभ होने का मतलब है कि स्टार्च का पाचन शुरू होने का मतलब स्टार्च का माल्टोज में बदलना, जिसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पांसिबल है? टाइलिन। ये काम होता है लार में होता है, ठीक है। इसके आगे अगर हम पढ़ें ग्लाइकोजन की, कि भाई ग्लाइकोजन में एक पॉलीसेकेराइड है। अब ये देखिए इसके बारे में, ये है क्या दरअसल? तो ये भी क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी है। जैसे कि स्टार्च स्टोर्ड एनर्जी है कहाँ? प्लांट्स में। लेकिन ये जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कहाँ है? एनिमल में है, फंजाई में और बैक्टीरिया में है। यानी कि हमारे अंदर अगर स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे तो स्टार्च की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे ग्लाइकोजन की बात। कि एनिमल के अंदर अगर एनर्जी स्टोर होती है तो वो किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। अब ये कैसे होती है? देखिए, हमने खाना खाया, पाचन हुआ, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज रक्त में चला गया, ठीक है। जितने भी ग्लूकोज की आवश्यकता थी तुरंत उसकी एनर्जी बन गई। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया की क्लास है, आप चाहें तो हमारी क्लास पहले देख सकते हैं कि कैसे ग्लूकोज से एनर्जी बन जाती है। लेकिन इतने सारे ग्लूकोज हमने खाए हैं, इतना सारा भोजन हमने किया है, क्या सारे ग्लूकोज की जरूरत है तुरंत? अगर तुरंत ही सारे ग्लूकोज की जरूरत है तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या हम दिन भर खाना ही खाते रहेंगे क्या? नहीं, स्टोर भी करेंगे कुछ। स्टोर कैसे होता है? ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोज सिंथेसिस की प्रोसेस ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है कहाँ? लीवर में। कैसे बदलता है? एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, ठीक है। आपने सुना होगा कि इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है कहाँ? लीवर में और मांसपेशियों में। अब अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि आपके अंदर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो होगा क्या? इंसुलिन की कमी अगर हो जाएगी तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलना कम हो जाएगा, तो उस समय जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। रक्त में ग्लूकोज को ही तो आप क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, फिर आप कहेंगे डायबिटीज हो। इसी को तो डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। हालांकि डायबिटीज की भी दो टाइप है, लेकिन ये जो टाइप है वो है डायबिटीज मेलाइटस। इतनी जानकारी खैर बहुत ज्यादा होगी, लेकिन जानना भी अच्छी बात है। इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है, ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ठीक है। तो इतना इसके बारे में पर्याप्त है। तो अगला पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है हेपारिन। हेपारिन जो है मानव रक्त में पाया जाता है और इसका काम दरअसल होता है एंटी क्लॉटिंग, यानी कि प्रतिस्कंदक, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। यानी कि आपने सुना होगा ना कि रक्त क्या होता है? जम जाता है, यानी कि थक्का जम जाता है, क्लॉट हो जाता है। कहीं आपको चोट लगी, रक्त जम जाएगा, खून जम जाएगा, थक्का जम जाएगा। क्यों? ताकि आपका ज्यादा खून ना बह सके। तो कुल मिला के क्लॉटिंग नेचर होता है खून का, ताकि आपका खून बहुत ज्यादा बहे ना। लेकिन आप ये भी तो सोचिए ना कि अगर खून अंदर ही जम जाए, मतलब अंदर ही बह रहा है शरीर में और जम गया, तब भी तो दिक्कत है। तो कहते हैं ब्लड क्लॉट कर गया, है ना। और क्लॉटिंग अगर हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी अंदर। इसलिए कि वो क्लॉट ना हो पाए उसके लिए कुछ ऐसे पदार्थ रक्त में होते हैं जो कि उसे क्लॉट होने से रोकते हैं। और जो मानव रक्त में जो एक पदार्थ पाया जाता है जिसे एंटी क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, जो क्लॉट होने से रोकता है, उसे कहते हैं हेपारिन, ठीक है। तो हिंदी में इसे प्रतिस्कंदक कहते हैं, ठीक है, जो रक्त स्कंदन को रोकता है, ठीक है। एक शब्द और सुनिए आप, हेरोडिन। हेरोडिन मानव रक्त में नहीं पाया जाता, लेकिन काम इसका यही होता है। जो हेपारिन का काम होता है वही हेरोडिन का होता है। मानव रक्त में ना पाकर वो लीच में पाया जाता है, जोंक में। अगर वो आपके शरीर में
घाव करती है, उसके बाद वहां से खून चूसती रहती है। हम लोग साइलेंट वैली गए थे केरला में, वहां पर हमने ये बहुत अनुभव किया लीच वाला कि लीच तुरंत चिपक जाती है और वो खून चूसती रहती है, पता भी नहीं चलता आपको, और वह खून बंद भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि रक्त का थक्का जमता ही नहीं। क्यों नहीं जमता? क्योंकि वह लीच एक केमिकल वहां रिलीज करती है, इसे हेरोडिन कहते हैं। वह हेरोडिन रक्त का थक्का जमने ही नहीं देता। तो हेपारिन का जो काम है वही हेरोडिन का है, लेकिन हेरोडिन मानव शरीर में नहीं पाया जाता, वो जॉब में पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। और जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो भी हेरोडिन के ही होते हैं। ठीक है, तो मतलब दवाई के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा तो हेरोडिन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अगला हम उदाहरण देखते हैं काइटिन। तो काइटिन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो कवकों में शैलवाल होती है, यानी कि फंजाई में जो कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज की बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। तो इतना हमने पॉलीसेकेराइड के बारे में जान लिया, थोड़ा स्टार्च के बारे में जाना, ग्लाइकोजन के बारे में जाना, सेलुलोज के बारे में जाना, हमने जाना हेपारिन के बारे में, हमने काइटिन के बारे में भी जान लिया। अब थोड़ा सा स्टार्च या हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट पाया कहाँ जाता है। तो अनाजों में आप देखेंगे चावल में, गेहूं में, मक्का में, बाजरा में। फलों में आप देखेंगे केला में, अंगूर में और भी आम है और जितने भी फल हैं। सब्जियों में आलू है, शकरकंद है, सलजम है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन ये पहले नंबर पे जो मैंने लिख दिए हैं वो ये है कि अनाजों में सबसे ज्यादा अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो चावल में, इसलिए चावल में जल्दी पेट भर जाता है। ठीक है, 1 किलो गेहूं और 1 किलो चावल में अगर आप देखें कि किसमें ज्यादा लोगों की भूख मिट जाएगी तो 1 किलो चावल में ज्यादा लोगों की भूख मिट जाएगी। ऐसे ही अगर सब्जियों में बात की जाए तो आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और फलों में अगर बात की जाए तो केले में, इसलिए कहते हैं ना कि केला खाइए, केले में ज्यादा कैलोरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से संबंधित जो भी और फैक्ट हैं उन सभी फैक्ट की जानकारी हम आपको अपने इंस्टा पेज के माध्यम से या फेसबुक पेज के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम जल्दी आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। थैंक यू।